नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर में। इस खास सीरीज में बात करते हैं मेन समाचारों की और साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए क्योंकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और सबसे पहले आप वीडियो को देख पाएँ। और यदि आप मेरे चैनल में पुराने हैं तो अपने मित्रों के साथ, अपने फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए जिससे वो भी इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। अगर प्रमुख समाचारों की बात की जाए तो हमारे लिए खुशी की बात आई है कि तेलंगाना का रामपा मंदिर है उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। 23 जुलाई को चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती मनाई गई है। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो कोविड-19 के कारण अनाथ हुए हैं उनको पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन फंड के द्वारा एक नई वेब लॉन्च किया गया है जिनको उनकी अच्छे से पहचान की जा सके। साथ ही साथ पाकिस्तान और चीन अफगानिस्तान में हो रहे लगातार परिवर्तन के साथ अपने आप को उसने मिलाया है और वहाँ पे देश में शांति स्थापित करने और अपने कौन से स्टेप लेगा उसके लिए कुछ रणनीतियाँ बनाई हैं। साथ ही साथ एक नई डिप्लोमेसी वुल्फ वॉर डिप्लोमेसी जो कि चाइना के हमारे जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग साहब, उनका जो दृष्टिकोण है उसके ऊपर ये बात की गई है कि आखिर उनके शक्तिशाली हाव भाव क्या स्पष्ट कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। इसके अलावा 2 अक्टूबर 2020 कि एक नई योजना जो जल जीवन मिशन थी, उसको अब सरकारी स्कूलों, आंगनवाड़ियों तक बढ़ा दिया गया है। उनके लिए एक 100 दिवसीय अभियान शुरू किया गया है। साथ ही साथ हम इसमें बात करेंगे, कृषि उत्पाद निर्यातकों की सूची में हम टॉप 10 में आ गए हैं। ये हमारी बहुत ही सुखद खबर है। तो आइए देखते हैं आज के उनके विश्लेषण। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे न्यूज़ की जिनका संबंध जनरल पेपर फर्स्ट से है जो कि यूपीएससी, पीसीएस के लिए ज़रूरी है। तो रामपा मंदिर को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिल चुका है। मैंने आपको पहले बता दिया ये तेलंगाना के वारंगल पार्लियामेंट में है और साथ ही साथ यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। तो इसको आप उचित देखिए, ये है वहाँ का पूरा मंदिर। ये देखिए आप किस तरह इस पत्थर का बेस बना के उस पर ये मंदिर को सजाया गया है, बनाया गया है और टूरिस्ट यहाँ पे टहल रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको हुआ क्या था कि एक साइट है एक काउंसिल है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स जिसने 2019 में इसको उसने देखा, उसमें 9 खामियों को उजागर किया था। लेकिन फिर भी इसको यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी कि इन खामियों को कैसे पूरा किया जाए। लेकिन एक बार देश नॉर्वे था जो उनका सदस्य देश है जिसने इसको मना किया था कि आप इसको ना लीजिए। इसमें कुछ उन्होंने आइकोमोस के जो निष्कर्ष थे उनका हवाला देके बोला था आप इसको ना शामिल करिए, लेकिन फिर भी इसको शामिल कर लिया गया है। तो इस बार मंदिर के बारे में बात करें तो ये 13वीं सेंचुरी बनाया गया है। जो वहाँ के काकतीय राजा गजदेव थे उनके यहाँ पे कमांडर थे अर्थात उनके सेनापति थे राचेरेला रुद्रायन, उन्होंने इसका निर्माण कराया। और इसकी टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये सैंड बॉक्स टेक्निक के आधार पर बनाई गई है जिसमें इनका फर्श ग्रेनाइट और इनके जो पिलर हैं उनको बेसाल्ट पत्थर से बनाया गया है। साथ ही साथ इनका निचला हिस्सा लाल बलुआ पत्थर से बना जैसा मैंने आपको दिखा दिया है। इनके जो गोपुरम है उनको जो ईंटें लगाई गई हैं वो इस प्रकार लगाई गई हैं जो पानी इतनी हल्की है वो पानी में भी तैर सकती हैं जिससे उसको वजन ना आए। तो आपको बता दें गोपुरम आखिर होता क्या है। गोपुरम एक जो एंट्रेंस गेट होते हैं उनको गोपुरम बोला जाता है। तो आइए देखते हैं सैंडबॉक्स टेक्निक है क्या। सैंडबॉक्स टेक्निक है क्या, इसको बेसिकली क्या है, रेत का चूना लिया जाता है, गुड़ ली जाती है, साथ ही साथ वहाँ पे जो काले हरड़ के जो फल हैं उनको यूज करके उनका मिश्रण बनाया जाता है। तो उसको बना के इसको बेस में डाला जाता है जिससे कि क्या करते हैं उस बेस के ऊपर जो भी चीज़ इमारत बनती है उसके तकिए काम करते हैं। जब भी कोई भूकंप या earthquake आएंगे तो उससे कोई उनको हानि नहीं होगी। विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण की बात की जाए तो उसको जिस संगठन द्वारा चलाया जाता है उसका नाम यूनेस्को और यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को की फुल फॉर्म और इसके बारे में डिटेल में आपको पिछले साल उस न्यूज़ में बता चुका हूँ। तो ये करती क्या है बेसिकली, जितने विश्व में इंपॉर्टेंट प्राकृतिक स्थल हैं या भौतिक स्थल हैं तो उनके संरक्षण की बात करता है अगर वो खराब हो रहे हैं क्योंकि मानवता सत्ता के लिए उन्हें लगता है वो जरूरी है। तो इनके अगर नामांकन की बात की जाए तो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नामांकन होता है कैसे, सबसे पहले क्या क्या होता है, कोई भी देश अपनी एक टेंटिव लिस्ट बनाता है कि उनके यहाँ पे कौन कौन से हेरिटेज साइट्स हैं जिनको उसमें शामिल किया जाए। फिर उनमें से वो नॉमिनेट करता है उन टेंटिव लिस्ट में से कि कौन है, किनको हम भेजेंगे, मैन मैन ये है। उन मैन मैन में से क्या करते हैं, ये जो यूनेस्को है वो उसको उनमें छांटती है, जो इंपॉर्टेंट है उसको निकाल के वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर देती है, जो सभ्यता के लिए भी जरूरी है और उनका संरक्षण भी जरूरी है। तो अगर हम बात करें एक फैक्ट की, 2004 के अंत तक जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी उनके जो भी सिलेक्शन होता था उनमें 6 सांस्कृतिक और 4 प्राकृतिक जो मानदंड थे उनको लिया जाता था, उस हिसाब से देखा जाता था। आइए बात करते हैं भारत के उस वीर सपूत की जिसने एक छोटी सी उम्र में अपना बलिदान देकर न केवल अपने आप को और अपने पूरे कौम को गौरवान्वित महसूस कराया बल्कि देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण स्थान दिया। वो है चंद्रशेखर आज़ाद थी। इनको 23 जुलाई को उनका बर्थडे मनाया गया था। अगर देखें किस टॉपिक से लिंक है तो ये पेपर फर्स्ट के 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय इतिहास, उनके महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व उससे लेके हैं। तो ये इसमें से व्यक्तित्व वाले पार्ट्स में इनका आता है। तो देखिए आप, इनका जन्म 24
सॉरी 23 जुलाई 1906 को हुआ, और इनको वीर गति की प्राप्ति या शहीद जो हुए हैं वो फरवरी 27 1931 को हुए हैं। तो ये तो जनरल था। अगर और थोड़ा डिटेल में जाने तो उनका जन्म अलीराजपुर जिले जो कि मध्य प्रदेश वहाँ हुआ था। 15 साल की छोटी सी उम्र में जहाँ बच्चे आजकल पबजी खेलने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे ये असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए 1922 में जब वहाँ पे चौरी चौरा कांड हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद जी ने एक नया एसोसिएशन बनाया जिसका नाम दिया उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ऐसे समय पर जब गांधी जी का बोलबाला था और उस समय स्वतंत्रता के लिए सारे लोग एक तरह से एक्टिविस्ट थे वो धराशायी हो गए थे, शांत बैठ गए थे, उस टाइम इन्होंने उस फ्रीडम को बनाए रखा। तरीका भले जो भी हो, बट सही गलत के वो आपके ऊपर निर्णय है। लेकिन हाँ, इन्होंने उस टाइम पे जब हमारा बिल्कुल लो आ चुका था, उस टाइम इन्होंने देश में एक नई अलग जगह दी थी। साथ ही साथ इसी का नाम उन्होंने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी रखा। 1985 में काकोरी षड्यंत्र में भी इन्होंने भाग लिया, और 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के आज़ाद पार्क में उनका वीर गति की प्राप्ति शहीद हुए, उसके बारे में आपको पता ही होगा। बस एक इंपॉर्टेंट ये है कि इनको आज़ाद क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया एक छोटी सी उम्र में, और जब उनको अरेस्ट कर लिया गया, तो मजिस्ट्रेट ने उनसे जब उनके इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला था मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है, और मेरा निवास स्थान जेल है, इसीलिए उनका नाम आज़ाद पड़ गया था। और एक फैक्चुअल अगर इन्फॉर्मेशन है तो 19 दिसंबर को काकोरी षड्यंत्र में शामिल 3 क्रांतिकारियों की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। आइए बात करते हैं सामान्य अध्ययन 2 के बारे में। तो बात करते हैं ओसीआई कार्ड होल्डर की, अर्थात ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या बात आई है, तो इन्होंने गौरव सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे सॉरी दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात बता दी, बोला है अभी, अपना एक निर्णय दिया है कि अगर किसी कार्ड होल्डर को इसमें सिटीजनशिप चाहिए, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया में, तो उसमें ऐसा नहीं है कि पति पत्नी दोनों ही जरूरी वहां पे हो, या वर्चुअल रूप से हो या फिजिकली रूप से हो। अगर उनमें से कोई एक भी है तो भी आप दूसरे को जोड़ नहीं सकते, आप आइए उसमें वो अपना काम कर सकता है। तो देखिए इसको किस टॉपिक से लिंक है, तो ये भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। तो महत्वपूर्ण प्रावधान के अंतर्गत इसको देखा जा सकता है। तो ये है भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया का ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का ये आपका पासपोर्ट। तो बात हुई क्या है कि एक महिला है जिन्होंने क्या किया है, फॉरेनर जो फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है उसमें उन्होंने क्या किया था, उनके पति तो यहाँ के इंडिया के हैं, तो अपने पति से उनको अलग रह रही हैं, कहाँ पे, बेंगलोर में। तो उनके संबंध में खटास आ गई है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं, अपने पति को लेके आए, आप मुझे अकेले यहाँ पे सिटीजनशिप की राइट दीजिए, क्योंकि उन्होंने भारतीय मूल के नागरिक के साथ शादी की हुई है। तो अगर हम बात करें कि आखिर आखिर प्रवासी भारतीय नागरिक होते कौन है, प्रवासी नागरिक वो होते हैं, इनको क्या किया है 2005 के नागरिकता अधिनियम में इनको इसको लाया गया है, जिसको अगस्त 2005 में किया गया, और 1905 के संशोधन में कुछ प्रावधान किए गए हैं। उसमें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम से एक योजना बनाई गई है। साथ ही साथ 9 जनवरी 2015 को क्या किया गया है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाला एक पहले कार्ड इशू होता था, उसको समाप्त कर दिया गया है, उसको भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड के साथ मिला दिया गया। पहले पीआईओ और ओसीआई को अलग अलग कार्ड जारी किया था, अब दोनों को एक हो गया, अलग उनको सुविधाएं भी दे दी गई हैं। तो अगर आपको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड चाहिए तो आपके पास क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, इस फैक्ट को आपको याद रखना है। उसी टाइम हम गणतंत्र स्वतंत्र तो हुए थे 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हम गणतंत्र बने हैं 26 जनवरी 1950 को। तो अगर उस टाइम के बाद भारत का कोई नागरिक है तो उसको ये, अगर वो उस टाइम ये नागरिकता रख रहे थे, वो ये कार्ड ले सकते हैं। या फिर क्या है कि 26 जनवरी 1950 को भारत के सिटीजनशिप लेने की राइट रखते हैं, अधिकार रखते थे, वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर ऐसा हिस्सा जो 15 अगस्त 1947 के बाद देश का हिस्सा बन गया, कोई राज्य जुड़ा है या कोई नया जैसे सिक्किम हमारे पास जुड़ा, तो वो भी इसके पात्र हैं। तो वो नागरिक तो रहे नहीं होंगे, एक आध बचे होंगे, तो उनके या फिर पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, उनके नाती हैं, पोते हैं, या उनके प्रपोते हैं, जो भी सो ऑन आगे तक बढ़ गए हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपने खंड का में देखा है, जो दूसरे देश के नागरिक हैं, तो उनकी पत्नियां भी इसमें शामिल हो जाएंगी। अगर इसमें एक्सेप्शन की बात की जाए तो सबसे बड़ा एक्सेप्शन क्या है कि हमारा देश क्योंकि केवल एक नागरिकता की बात करता है, अमेरिका में आप 2 नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल एक नागरिकता की बात करता है। इसलिए अगर आपने किसी और देश की आपने सिटीजनशिप ले रखी है तो आप इसके पात्र नहीं होंगे, ये बात कर सकते हैं। तो आपको केवल उसके अलावा क्या है, आपको किसी देश के पासपोर्ट होना जरूरी है, किसी देश का आप एक सिटीजन होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप कहीं के सिटीजन नहीं तो आपने तक अप्लाई करना, नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता, दादा दादी या उनके और फैमिली मेंबर जो किससे लिंक हो, या तो पाकिस्तान से हो या बांग्लादेश से हो, तो हम उनको ये कार्ड नहीं देते, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश पहले एक ही था, वेस्टर्न पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान, इसलिए उनको नहीं देते, उनसे तो हम अलग ही हुए थे। इसलिए उसके लाभ क्या होते हैं, एक बार आपको कार्ड मिल जाए तो आपको लाइफ टाइम यहाँ वीजा मिला रहता है। साथ ही साथ आपको जो फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वहाँ पे, रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, बार बार आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, या फिर जो फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वहाँ पे नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो भी एनआरआई को सुविधाएं मिलती हैं, चाहे फिजिकल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, फाइनेंशियल हो, एजुकेशनल हो,
वो सुविधाएँ आपको मिलती रहेंगी, बस अब आपको बस थोड़ी कमी आएँगी कि आप यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं, कोई कृषि की चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं, बागवानी नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो भी है व्यवहार लगभग वही एनआरआई वाले व्यवहार सामान किए जाएँगे, उसमें कुछ नया चेंज है नहीं। तो इसमें ओबीसी कार्ड पे क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्या चीज़ करने पे रोका गया है? तो वही एक चीज़ रोकी गई है कि आपके पास अगर कार्ड है तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं है आप उसके हिसाब से वोट दे दें, तो वोट नहीं दे पाएँगे आप। ये आपके इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्या है, कोई आप नौकरी नहीं कर सकते हैं, कोई उच्च पद है जैसे आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज और कुछ ऐसी राज्य विधानसभाओं में जो है उसमें आप यहाँ नहीं कर सकते हैं। पहले बता दीजिए आपको एग्रीकल्चर की चीज़ें आप खरीद नहीं सकते, संपत्तियों को, प्रॉपर्टी को, तो उससे आप वंचित रहेंगे। बाकी आप काट दीजिए, देश में आइए, टूरिस्ट बनिए या एन्जॉय कीजिए यहाँ संस्कृति का। आइए बात करते हैं पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। आपको पता है पीएम केयर फंड होता है, वो देश में कुछ आपात स्थितियों के लिए वो फंड जनरेट किया जाता है। तो इसी को देखते हुए क्या किया गया, एक नई वेबसाइट, वेब पोर्टल चलाया गया, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन डॉट इन, इसको लॉन्च कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप इस कोविड महामारी में काल ग्रसित हो गए हैं या कुछ कैसे करके वो अनाथ हुए हैं इस कोविड-19 की वजह से, तो उन बच्चों को कोई बेसहारा ना रहें, कहीं गलत तरीके से उनका मिसयूज़ ना किया जाए। तो उसी को क्या हुआ है, आप उसमें इसको सही से आप उनको देख पाएँ, कौन से बच्चे उनको सही से आप क्या कर पाएँगे, उनको आप हैंडल कर पाएँगे, उनको ढूँढ पाएँगे ऐसे कौन से बच्चे हैं, उसके लिए चालू की गई योजना है। अगर टॉपिक की बात की जाए तो ये केंद्र व राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग में ये आ चुका है। जो भी सेंसिटिव क्लासेस हैं, उनके कल्याणकारी योजनाओं, इन योजनाओं का निष्पादन, इन्हें असंवेदनशील वर्गों की रक्षा, उनकी बेहतरी के लिए कुछ गठनों को बनाना, विधि, संस्थान, निकाय उनमें आता है। तो योजना को मैंने बता दिया, ये जो बच्चे कोविड-19 के प्रभावित हुए हैं, अनाथ हुए हैं, उनके बच्चों को सहायता देना है, साथ ही साथ उनको क्या करना है, एम्पावरमेंट उनको प्रदान करना है। तो कौन पा इसके जो एलिजिबल कौन होंगे, वही जिनके माता-पिता दोनों या किसी माता-पिता किसी जीवित बच्चे अभिभावक या कानूनी अभिभावक के द्वारा इनको एलिजिबल हैं। तो बस बेसिकली बात क्या है, या तो इनके माता-पिता मर गए हों या तो इनके पेरेंट्स मर गए या गार्जियन जो उनके संरक्षक थे, उनमें से कोई एक्सपायर हुआ है, तो इसकी योजना को उनको लाभ मिलेगा। ये पीएम जी ने स्टार्ट कर दी, मोदी जी ने ये योजना। तो इसमें अगर डिटेल देखें तो आपको क्या होगा कि आपके नाम पे 18 साल आयु, 18 साल तक आपको 10 लाख रुपए तक का फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाएगा, तो आगे आप उसका फायदा ले सकेंगे। और 10 साल से अगर कम आयु के हैं तो आपको नज़दीकी जो कोई भी सेंट्रल स्कूल होगा, केंद्रीय विद्यालय होगा या फिर निजी स्कूल होगा, डे स्कॉलर होगा, वहाँ पे आपको एजुकेशन दिलाई जाएगी। और अगर जैसे ही आप 11 से 18 साल के होंगे तो आपको किसी भी आवासीय विद्यालय, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, उसमें आपको प्रवेश दिला दिया जाएगा, आप वहाँ पढ़ाई करिए। जब हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे तो आपको एजुकेशन, आपको लोन मिल जाएगा, जिससे आप कॉमर्शियल, व्यावसायिक जो भी आप चाहेंगे उसे अच्छा ले सकते हैं, आईटी, आईएम वगैरह के आपको पात्र होंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे बीमा कवरेज भी दिया जाएगा, जो किसके अंदर आएगा, पीएमजे, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आएगा, जिसमें आपको 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं ऐसी क्या आवश्यकता थी, सरकार ने इनको क्यों यूज किया है? तो उनको यूज करने का बेसिकली यही तरीका था कि आपको पता है कि इस टाइम पे हम कोविड-19 लहर से जूझ रहे हैं, और ऐसे में भी अगर किसी के माता-पिता एक्सपायर होते हैं, उनके पास इनकम सोर्स नहीं रहता है, तो उनके साथ कितना बुरा होगा आप सोच सकते हैं। सोच के ही डर लगेगा आपको। उनको सशक्त करना, एम्पावर करना ज़रूरी है। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ लोग क्या बोलेंगे, अनाथ बच्चों को गोद लेने की आड़ में उनकी तस्करी बढ़ा देंगे, स्मगलिंग कर देंगे, उनके कुछ पार्ट्स बेचेंगे, किडनी वगैरह बेचने लगेंगे, उनको गैर धंधों में जोड़ देंगे, फैक्ट्री वगैरह में, तो उनको बचाया जा सके। साथ ही साथ क्या है, अगर लड़कियां हो जाती हैं अनाथ हैं तो क्या होता है, बाल विवाह बढ़ जाता है। आपको वैसे भी डिटेल आ चुकी है कि बाल विवाह बढ़े हैं कोविड-19 में। उसी को देखते हुए अपनाई गई अच्छी पॉलिसी है, तो ये आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। आइए बात करते हैं कि क्योंकि आपको पता है अफ़गानिस्तान में उथल-पुथल मची हुई है, तो वहाँ पे तालिबान अपने कब्ज़े किए जा रहे हैं लगातार, लोकतांत्रिक रूप से स्थापित सरकार भी वहाँ पे हिली जा रही है। तो उसी को देखते हुए, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान, ये अगर ये यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, तो उसका लगा हुआ क्या है, ये रहा पाकिस्तान, इसके ऊपर रहा ये चाइना। तो ये लोग जब ऊपर वहीं पे हैं, तो ये भी प्रभावित होंगे, तो उन्हीं के लिए संयुक्त घोषणा कर रहे हैं, अपने घनिष्ठ सहयोग बना रहे हैं। तो अगर टॉपिक की बात की है तो भारत उसके पड़ोसी संबंध से लेना देना है, स्पष्ट रूप में बता दी है। तो इन्होंने क्या किया है कि पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर अफगानिस्तान में एक 5 सूत्रीय कंबाइंड योजना बनाई है, प्लानिंग की है कि वो उनको उसमें जो मेन बिंदु क्या है कि इनका मेन बात है कि एक तो वहाँ पे ऐसा ना हो उनसे हमारा युद्ध हो जाए तो उससे बचे रहें, साथ ही साथ वहाँ पे अगर सिविल वॉर ना हो जाए अफगानिस्तान के अंदर, उसको बचाए रखें, क्योंकि जब भी पड़ोसी घर में लड़ाई होती है तो कहीं ना कहीं प्रभावित हम जरूर होंगे, तो उससे बचा रहना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता है जो काबुल है, यानी कि वहाँ की कैपिटल है, यानी जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी सरकार वहाँ पे जो शासन चला रही है, और जो तालिबान अपने एक अलग सरकार बनाने की बात कर रहा है, तो इंटर अफगान नेगोशिएशन की बात बढ़ावा देगा यहाँ पे एक व्यापक समावेशी राजनीतिक ढांचा स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, टेररिस्ट से ये लोग मुकाबला कर पाएँ। साथ ही साथ उनमें क्या है, जो पड़ोसी देश हैं तो आपस में उनका सहयोग बढ़े, उन्हें लगे कि हाँ, कोई जब हम बुरे वक़्त में तो कोई पड़ोसी हमारा हेल्प करने आया है, और साथ ही साथ इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल सके, तो उनमें कुछ और बात सुनी जाए। अगर हम अफ़गानिस्तान के वर्तमान हालात की बात की जाए,
तो कुछ जो विदेशी लोग हैं, तो जो कुछ देश अभी उनका कहना है कि अमेरिका ने क्या किया है, अफगानिस्तान में जो सैनिक वापसी की घोषणा की है और इसके बाद वहाँ पे तालिबानों ने अपना कब्जा कर लिया है, तो उनके द्वारा एक जल्दबाजी में लिया गया एक फैसला है। उसने जल्दबाजी में क्यों लिया है? क्योंकि जब अमेरिका ने वहाँ पे अपने सैनिक भेजे थे, तो उनको टारगेट किया था कि या तो वो आतंकवाद को समाप्त कर देंगे, साथ ही साथ अफगानिस्तान में शांति स्थापित करेंगे। तो लेकिन सैनिक बुलाकर ना तो आतंकवादी को समाप्त कर पाए, बल्कि बढ़ गए, और शांति की तो दूर दूर तक बात नहीं हो रही। तो क्या फायदा हुआ आपको ऐसा करके? आपने अपने इतना टाइम भी लगाया और उसके बाद कोई हल भी नहीं निकला है, तो क्या उसका तो होनी है, सीधी बात है। तो अगर वहाँ के आप घटनाक्रम देखें, तो आपको पता होना चाहिए कि जब अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ, तो अमेरिका को पता था उसने को अपने, अगर चौधरी के घर में हमला हुआ तो चौधरी को जला तो देंगे, तो उसका तरीका कुछ उन्होंने अपनाया। क्या अपनाया? ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम के नाम पर उन्होंने एक अभियान शुरू किया। उन्होंने बोला कि हम अपने यहाँ पे नया नाटो को भेजेंगे और अपना तो कुछ सैन्य गठबंधन भेजेंगे, तो कुछ जो देश शांति स्थापित करने वो ही भेजे। मतलब कि उन्होंने अपना बदला लेने के लिए पूरे वर्ल्ड को उसमें झोंका, और साथ ही साथ क्या किया, उनके साथ युद्ध स्टार्ट किया अफगानिस्तान के साथ। उनका वो चाह रहे थे तालिबान खत्म हो गई, उन्हें पता है। सद्दाम हुसैन जी को पकड़ लिया, जो इसमें पूरे मैन थे उसमें उसामा बिन लादेन साहब, तो उनको भी लेना था। लादेन जी को पकड़ना है तो आइए चलिए, तो लादेन को पकड़ने के वो लोग गए। ये आतंकवादी को पकड़ना चाहिए था, लेकिन क्या किया इन्होंने, उसके अपने चक्कर में ना क्या किया, वहाँ पे पूरी अशांति फैला दी है। तो टेररिस्टों को और फायदा, कट्टरवादी था तो वो और फायदा मिल गया, और उन्हें अफवाहें उड़ाई, देखो ये कितने क्रोधी है, आप हमें लाइए, हम अच्छा करेंगे। अभी अभी हाल में जुलाई 2020 को क्या हुआ, 20 साल में युद्ध के बाद उन्होंने वहां से वापस कर लिए, वापस भूले, नाटकीय ढंग से काम किए उन्होंने। उसकी वजह से हुआ क्या है, अशांति फिर चालू, जो जहाँ पे था उससे और बुरा हालात स्टार्ट हो गए हैं। तो देखते हैं, क्योंकि हम भी वहाँ पे पड़ोसी हैं। भारत के लिए क्या है, क्योंकि पाकिस्तान भी जा रहा है, चाइना भी जा रहा है, और हमें भी क्या करना है। तो हमें क्या है, हमने आपको भी कुछ दिन पहले बताया था कि हमने बहुत सारा उनके हर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे डैम की बात हो, पार्लियामेंट की बात हो, उनके रॉयल पैलेस की बात हो, हर जगह तो हमने इन्वेस्ट कर दिया है। तो अगर हमने इतना इन्वेस्ट किया है, तो इनके आपस में खेल में क्या हो, कहीं हम ही हमारे सारे इन्वेस्ट बेकार ना हो जाए, तो हमें भी कुछ बातें करनी चाहिए। तो ऐसा ना हो कि क्या मतलब हमने पूरी फील्डिंग सजाई है और कैप्टन कोई और बन जाए, तो उसके लिए हमें खुद आगे आना चाहिए। और हमें अब ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि तालिबान भी एक हिस्सा वहाँ के बनते जा रहे हैं, तो उन पे खुली वार्ता करनी चाहिए। ये नहीं बोल के कि आतंकवादी ग्रुप वहाँ से बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी वहाँ पे उनका मेन रोल लगा रहे हैं, तो उनसे बात करनी चाहिए। इससे क्या फायदा, चाइना अमेरिका पाकिस्तान वहाँ पहले पहुंच जाए, हम बाद में रह जाएं। तो ये भी करना चाहिए। साथ ही साथ है कि अगर हम अभी सक्रिय नहीं हुए, अभी वहाँ पे एक्टिव नहीं हुए, तो हमारे उनके जो पड़ोसी देश हैं, जैसे रसिया है, ईरान है, पाकिस्तान है, चाइना है, ये वहाँ के राजनीतिक और भू राजनीतिक उनके भाग के निर्माता हो जाएंगे, डिसाइड डिसाइड हो जाएंगे। तो हमें क्या, अगर हमको पावरफुल बनना है तो हमें भी जानना चाहिए, दिखाई जाए कि भाई हम भी नेता हैं, और नेता ने पीछे रहोगे तो क्या करना है, पीछे रह जाएंगे हम। तो हमें भी उसमें घुसना चाहिए। आइए बात करते हैं चाइना से वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। तो वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी क्या है कि चाइना को एक ऐसा रूप प्रदान कर रही है कि हम ही सबसे पावरफुल हैं, उसी के बारे में बात की गई। वही सेम टॉपिक, भारत के पड़ोसी संबंध से है। तो अगर इस डिप्लोमेसी कूटनीति की बात की जाए, आखिर ये दृष्टिकोण है क्या, तो ये कूटनीति कुछ है नहीं, बस चाइना में एक फिल्मों का एक नाम पर इसका नाम ले दिया गया, भूल वॉरियर डिप्लोमेसी। उसमें बात की जाती है कि ये चीन के जो उनके अपने खुद के हित हैं, जो उनके नेशनल उनके अपना इंटरेस्ट है, उनके ऊपर बात की जाती है। साथ ही साथ क्या है कि जो उनके डिप्लोमेट हैं, जो बात करते हैं, वो पोलाइटली बात नहीं करेंगे, एकदम हमलावर होकर टकराव करके आप जो भी बात कहोगे उसका आपको अगेंस्ट चले जाएंगे। उनमें जाके आपको बात करेंगे, मतलब आपको लगेगा अरे सामने पता नहीं हम दोस्त से बात करने जा रहे हैं कि बताए वो चीज़ हमें हमें हड़का रहा है। मतलब अपना एक प्रभुत्व बनाने के लिए, जैसे आपने देखा होगा ना, जब कहीं लड़ाई दंगा होता है तो जीत तो बाद मायने करती है, मायने ये करता है कि वहाँ उस जीत में सबसे पहले हावी कौन होकर जाके, किसने अपनी वहाँ पे बात साथ कायम कर दी। चाइना वही काम कर रहा है, बात साथ काम करने के लिए। तो इसमें क्या है, इसमें उसको क्या कोशिश कर रहा है, उसे लग रहा है कि जो हम पहले रूढ़वादी थे, शांत कट, कोई विरोध नहीं करते थे, हठधर्मी नहीं थे, उनको उसने चेंज करके क्या बनना चाह रहा है, एकदम तुरंत जो क्वेश्चन आए तुरंत मैं जवाब दूंगा, हाँ नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा कैसे हो सकता है। एकदम हाई रिएक्टिव हो जाओ वहाँ पे जाके, हाई प्रोफाइल बदलने की जो कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से लिया जा रहा है। अगर इसका एग्जाम्पल देखा, उसे कहाँ कहाँ देखा भी गया, ऐसा नहीं कि जो आपने देखा बुल वॉरियर तो अचानक है, इसमें देखा गया हुआ क्या है कि आपको पता है कि चीन उभर रहा है, तो उसको रोकने के लिए अमेरिका हो, चाहे भारत हो, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने क्या किया, इनके साथ इन्होंने देखा ये भी चाइना को, अगर अपने आप को वहाँ पे अपना चौधरी बनना है या अपना प्रधान बनना है, तो उसे पता है अमेरिका को हटाना पड़ेगा। अमेरिका बाद नंबर आ रहा है, भारत का, फिर ऑस्ट्रेलिया का। तो इन सबको हटाने के लिए उसने सबसे पहले इन्हीं को टारगेटेड किया है, या तो इनके संबंध तोड़वाए दूसरे देशों से, या इन्हीं को डायरेक्ट टारगेट किया है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, अभी हाल ही में क्या हुआ है, तो चीन के कोस्टल गार्ड जो जहाज थे, उन्होंने क्या किया, पैरासिल द्वीप है जो कि वियतनाम के पास है, वहां के उन्होंने क्या किया, वहां पे वियतनाम की मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर गई हुई थी, उसको डुबो दिया। वियतनाम जब बोला अरे भाई ऐसा क्यों किया, ये क्या है, तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि क्षेत्र तो मेरा है, आप तो गैर कानूनी रूप से दावा करो मेरे क्षेत्र में आओगे तो इसको आपको झेलना पड़ेगा। इसके बाद चीन ने क्या किया है कि उनके जो साउथ चीन सागर है, वहां पे उन्होंने 80 द्वीपों, रीफन सी, माउंट सोल, और जो वहाँ के कटक है, उन सबको क्या किया, उन्होंने नाम चेंज करने की बात कर दी गई है। जिसका वहां पे लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, अरे भैया आप हमारे घर के नाम क्यों चेंज करे, बोले नहीं ये तो हमारा है। तो ये आप देखा है वो एक्टिव हो गया वहां पे जाके। आपको ये पता है भारत में जो घुसने की कोशिश की है, हमारे एमपी से
जो पड़ोसी देश है उनको भड़काया हमारे खिलाफ, चाहे नेपाल की बात हो, श्रीलंका की बात हो, बांग्लादेश की बात हो, चाइना हावी होता चला जा रहा है। तो अब देखते हैं चाइना ऐसा करना क्यों चाह रहा है, क्यों वुल्फ वॉरियर को टेक्ट को अपना रहा है, क्यों डिप्लोमेसी ला रहा है, क्यों? उसको पता है कि वो एक नया नेशनलिज्म उभार रहा है वहाँ पे अपने, और उसे पता है कि आप उसके जीडीपी ने उसने 2010 में किया क्या है कि जापान जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनको पीछे छोड़ दिया और अमेरिका बस सेकंड नंबर पे आ गया है। तो उनका कॉन्फिडेंस सिस्टम हाई पीक पे है, तो उन्होंने कहा नहीं अब तो चेंज करिए बॉस, अपनी आदतों बदलिए और एकदम कट्टर बनिए, और देखते हैं बॉस हमें कौन पीछे में छोड़ देता है, हम ही बनेंगे आगे बॉस, बिग बॉस हम ही रहेंगे। तो साथ ही साथ क्या है, चीन ने क्या किया है कि आपको अभी देखा कि अभी लोगों ने बोला कि कोविड 19 है जो चाइना से आया है, तो उसको कुछ चीज़ें धक्का लगा है लोगों के, लेकिन उसने कहा नहीं छवि सुधारनी है, तो फिर गोलमाल तरीके से इधर उधर घुमाओ और अपने बॉस बनाओ। साथ ही साथ आपको पता है इसने दो योजना चला रखी हैं, बेल्ट एंड रोड। इसके द्वारा क्या किया है, ये रोड बना बना के कनेक्टिविटी कर रहा है। दूसरा मेरी टाइम, जो क्या कर रहा है समुद्रों में ऐसी कनेक्टिविटी कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है पूरे वर्ल्ड को घेरने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इसने एशिया में बात की है, तो जैसे आपने देखा होगा इसने इधर बॉर्डर अपनी पाकिस्तान और चाइना से बॉर्डर लेते हुए इसने हमारे पीओके जो ऑक्युपाइड कश्मीर उसमें घुस गया है, उसमें रोड बना दी है, तो ये काम कर रहा है। तो इस जो ये बना रहा है इसका समग्र दृष्टिकोण है कि आखिर क्या सफलता है इसमें क्या है, क्योंकि अगर इसने वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी बना के अगर इन्हें अपने आप को एक सुपर पावर घोषित करने की कोशिश की, तो अगर आप कहीं भी सुपर पावर बनने की कोशिश करेंगे तो आप दुश्मन बनेंगे। तो इसने कहीं ना कहीं क्या हुआ है, एक नेगेटिव पुशबैक भी इनके सामने आ रहा है। क्यों? क्योंकि इनके खिलाफ जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो उसने क्या बोल दिया है कि आप स्वतंत्र जांच कराओगे कोरोना वायरस की उत्पत्ति आपके यहाँ हुई है, क्यों नहीं करा रहे हो, उसने वहां धमका दिया है। तो आपको पता होना चाहिए जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, कनाडा है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये अपने बिरादरी भाई हैं, तो ये लोग अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ सॉफ्ट पावर क्या होता है, अगर आप कहीं पे लड़ाई नहीं करते तो आप लोगों को हेल्प करिए, आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीजें दे दी, जैसे आपने मेडिसिन पहुंचा दी, वाटर पहुंचा दिया, कोई हेल्प कर दी, कहीं पे डिजास्टर आ गया तो वहां पे हेल्प की, तो ये सॉफ्ट पावर होती है। कल्चरल आपने एक्सचेंज की एक्टिविटी एक्सचेंज करवाई है, तो इसकी छवि को और नुकसान पहुंचा, क्या पता है इसकी सॉफ्ट पावर इतनी अच्छी है नहीं, ज्यादातर ये हमलावर होता रहता है, क्योंकि आप हमलावर रहोगे तो सॉफ्ट पावर आपकी डाउन हो जाएगी, तो भले लोग आपके सामने डर जाए पीछे तो बुराई करेंगे, तो वही हाल इनका हो रहा है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि इनकी इस डिप्लोमेसी की वजह से कहीं ना कहीं भारत, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया पास आ गए हैं। तो अगर जब भारत उसके पास चला है तो लगभग 1 अरब आबादी हम रखते हैं, तो हम जब उधर खिसक जाएंगे तो मार्केट आपका गिरेगा, तो सीधी बात है आपको हानि होनी है। तो आइए बात करते हैं जल जीवन मिशन की। तो जल जीवन मिशन आखिर है क्या, कि इसमें क्या है कि 2024 तक क्या किया गया है कि ऐसा बोला गया है कि सबको सभी को एक सुरक्षित घर में कम से कम एक ऐसा टैप होना चाहिए, आपको लगातार पानी आए, आपको पानी मिले, क्योंकि ये भी आपका राइट है कि आपको पानी मिले। तो इसको क्या किया, अभी हाल ही में क्या किया गया है, कुछ जो सरकारी स्कूल हैं और आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको भी अब जहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं है, तो उनको पानी उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन एक नई योजना बनाई गई है, सब जिससे आंगनबाड़ी केंद्रों सरकारी स्कूल में पानी पहुंच सके, क्योंकि देश में अगर लगभग एक तिहाई ऐसी अभी क्षेत्र है जिसमें ये चीज़ नहीं पहुंच पाई है। तो अगर इसके अलावा अगर हम देखें व्यापक तौर पर बात करें तो 9 राज्य ऐसे और एक और कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो जल जीवन मिशन तहत 100% कवरेज उनको मिल गई है, लेकिन कुछ राज्य अभी भी राष्ट्रीय औसत से पिछड़े हैं, तो उनको भी इसमें कवर करना ही पड़ेगा। अगर टॉपिक की बात किया है तो ये पेपर 3 के संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण, पर्यावरण प्रभाव उनके आकलन के ऊपर है, तो इसमें से कंजर्वेशन के ऊपर बात की जा रही है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि पृष्ठभूमि क्या है कि जल जीवन अभियान का उद्देश्य क्या है, 100% कवरेज हासिल करना है, हर स्कूल, हर आंगनबाड़ी, आश्रमशाला या कोई भी आवासीय आधारित स्कूल है वहाँ पे पीने के लिए, खाने के लिए पानी चाहिए होगा, उसको आपूर्ति कराई जाए। अगर आप शौचालय करें हाथ धोने के लिए यूज़ किया जाएगा, उसको चालू किया गया है। और इसकी डिटेल की बात की जाए तो उसको 2024 तक हर घर में क्या करना है, एक फंक्शनल हाउस कनेक्शन टैप बनाना है, जिसमें आपको पर जो जितने सदस्य हैं उनको लगभग एक सदस्य को 55 लीटर पानी मिल सके, जो एक दिन की लगभग आपको पूरी हो। अगर आपसे प्रश्न आता है तो ये लॉजिकली अगर जल जीवन मिशन है तो किसके बजाय जल शक्ति मंत्रालय इसको चालू किया गया है। तो इसमें कौन कौन से कार्य शामिल है आपको पता है, हर सांसद एक ग्राम लेता, भाई सांसद आता है ग्राम योजना के तहत। इसमें क्या है फंक्शनल, ये आपको मैंने बताया यहाँ पे, जो फंक्शनल वाटर टैप है उसको यहाँ पे दिया चलाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ क्या किया जा रहा है, इसको चलाने के लिए लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है कि इतना इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन दी जा रही है, लोगों के बीच संवाद स्थापित की जा रहे हैं कि नहीं ये जरूरी है। तो एक क्या है मास मूवमेंट तैयार करने की सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है, तो जल की एक तो हानि को बचा सकें और सही से उपयोग किया जा सके। तो इसके लिए जो रुपया है उसके लिए क्या किया गया है, जितने भी हिमालयी क्षेत्र हैं जो हिमालय के ऊपर हैं, पूर्व जितने पहाड़ी से आपको उधर कश्मीर है, फिर आपकी नीचे लद्दाख यूटी में आ गया, उसके बाद में भी आपका आ गया पंजाब है, नीचे हरियाणा है, उत्तराखंड है, वो है। उसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, सेवन सिस्टर्स प्लस वन सिक्किम है, असम है, अरुणाचल है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है। तो यहाँ पे जो भी रुपया अगर मान लो 100 रुपये वहाँ इन्वेस्ट होगा तो 90 रुपये आपकी केंद्र सरकार देगी और 10 रुपये वहाँ का स्टेट दे देगा। बाकी सारा 50-50 है, और जो केंद्र शासित है वहाँ क्योंकि केंद्र सरकार की वहाँ पे जिम्मेदारी होती है तो 100% वो वित्तीय सत्ता को देंगे। तो आइए एक सुखद खबर की बात करते हैं कि क्योंकि कृषि उत्पादन निर्यातकों में एक्सपोर्ट में हम टॉप 10 में आ गए, वैसे भी इंडस्ट्री इस टाइम डाउन पड़ी है, मार्केट
डाउन पड़ा हुआ है। तो इस कोविड टाइम पे अगर कोई भी अच्छा काम हो रहा है, अगर हम कहीं पे पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो हमारे किसानों ने वो कर दिखाया कि अपना प्रोडक्शन नहीं गिरने दिया है कोविड-19 महामारी में भी, और हम अच्छे एक्सपोर्टर बने हुए हैं। तो अभी हाल ही में डब्ल्यूटीओ जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 25 सालों का एक डाटा जारी किया, एक रिपोर्ट डाली है, जिसमें हम आ गए टॉप 10 में। तो कृषि प्रोडक्शन जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें टॉप 10 देशों में हम आ चुके हैं। तो हमारे पड़ोसी साहब मैक्सिको है, मैक्सिको कहाँ पे है, यूएसए के नीचे देश है। तो इसमें क्या हुआ है कि हम 3.1% पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट का हिस्सा रखते हैं, तो मैक्सिको 3.4 रखती है। इन्होंने न्यूजीलैंड और मलेशिया को वहाँ से रिप्लेस कर दिया है। 2019 में अगर बात की जाए, तो अगर इंडिविजुअल अगर किसी चीज़ की बात की, तो कपास में हम क्या हुए हैं, 7.76 हिस्सेदारी के साथ हम कपास के तीसरे सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। लेकिन साथ ही साथ चौथे सबसे बड़े आयात हैं, हम आयात भी सबसे नाम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने बस कमी कहाँ पे कर दी, रॉ मटेरियल तो अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको जब एनहेंस कर देते हैं, उनको पूरा मैन्युफैक्चर करते हैं, उनमें योगदान करते हैं, हम लगातार पिछड़े जा रहे हैं। वो सबसे बड़ी कमी है कि हम और उन्हीं चीज़ों को थोड़ा अच्छा करें, तो और हमें अच्छा मूल्य मिलेगा। तो अगर पूरे वर्ल्ड के लेवल की बात की जाए, तो 1995 में क्या हुआ था, अमेरिका 22.2% हिस्सेदारी रख के उस टाइम टॉप पे था। लेकिन 2019 में आते आते यूरोपीय संघ ने जो 16.1 हिस्सेदारी इस टाइम रख रहा है, उसने इसको पछाड़ दिया है। अगर हमें अगर अपनी कंपटीशन करनी है, तो हमेशा उससे करो जो हमारे बराबर हो, ना उससे करो जो हमसे वीक हो। तो आपको पता है हमारे सबसे बड़ा बस चाइना है। पाकिस्तान से जो आप देखते हैं टीवी में डिबेट होती है, तो बेईमानी है। वो तो छोटा मोटा देश से हम क्या तुलना करें। हाँ, पाकिस्तान अगर नेपाल से तुलना करे, भूटान से तुलना करे, चाहे श्रीलंका से करे, तो मान सकते हैं। लेकिन हम तो अगर सुपर पावर बनना है, तो हमें चाइना से टक्कर लेनी है, हमें चाइना से कंपटीशन करनी है। तो अगर चाइना के हिसाब से देखा जाए, तो 1995 में चाइना उस टाइम अपना छठा स्थान रख रहा था, 4% उसकी हिस्सेदारी थी, जो 2019 में आगे कितनी होगी, चौथे नंबर पर आ गया, 5.47। तो चाइना ग्रोथ कर रहा है, वो 4 पे, हम टॉप 10 में, तो हम भी कोशिश करें अंदर आ जाए। भाई अगर 1995 2019 को वैश्विक स्तर की 10 निर्यातकों को निर्यात का हिस्सेदारी देखें, तो जो टॉप 10 देश हैं, वो टोटल एक्सपोर्ट का 96% वो करेंगे। कि स्टार्टिंग के 10 देश 96% कर रहे हैं, बाकी छोटे मोटे ये कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज के सारे आपके जो समाचार थे वो कंप्लीट होते हैं, सारे एनालिसिस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।